हो गया। सो माइक ले लीजिए। चंदेल जो वंश था ये परमार वंश के पतन के बाद है। पहले चंदेल वंश की जो स्थापना थी, नन्नुक नामक व्यक्ति ने। किसने की थी? नन्नुक। इनकी जो पहली राजधानी थी वो थी कलिंजर। लेकिन इनकी जो मेन राजधानी बनी वह थी खजुराहो। चंदेल शासक राजपूत शासक, चंदेल शासक जो थे वह राजपूत शासक, ठीक है ना। चंदेल शासक जो राजपूत शासक थे, ये जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड आपने सुना होगा यूपी में, प्रारंभिक यही पे इनका शासन था। फिर मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में ही खजुराहो का मंदिर है, दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में ये खजुराहो का मंदिर है। हम थोड़ा सा यहाँ दिखा देते हैं। खजुराहो यूपी में, देखिए खजुराहो के मंदिर जो है वो चंदेल शासकों ने बनवाया। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। ये सारे मंदिर नागर शैली के, नागर शैली। उत्तर भारत में सभी मंदिर नागर शैली। नागर शैली समझाते हैं आपको, पहले सुनिए। अब जैसे उड़ीसा में सूर्य का आपने सुना होगा, कोणार्क का मंदिर, यह भी नागर शैली का। जगन्नाथपुरी, यह भी नागर शैली का। अब नागर शैली है, देखिए जो उत्तर भारत के सारे मंदिर इसी प्रकार से, यहाँ पे वो पताका टपकाता है, जो यहाँ पे एक स्वास्तिक बन गया, ये मुख्य द्वार है ना। अब इस मंदिर में एक मुख्य देवता होंगे, बोलो हाँ, जो मेन देवता होंगे। लेकिन इसके साथ अगर मान लीजिए राम जी का मंदिर है तो हनुमान जी की भी एक मूर्ति होगी, एक कहीं छोटी सी दुर्गा जी की मूर्ति होगी, कहीं छोटी सी विष्णु भगवान की मूर्ति होगी। लेकिन ये जो मेन मंदिर है वो राम जी का, सही ना। जहाँ राम जी तहाँ हनुमान जी को आना है। तो इसमें एक इसका इसी प्रकार से आकार होगा और इसमें छोटा सा प्रांगण होगा, एक छोटा सा प्रांगण होगा, हो सकता है कोई छोटा सा तालाब उद्यान, वो सही की बात। ये नागर शैली। अब द्रविड़ शैली तो बहुत बड़ी है, देखिए हम आपको द्रविड़ शैली कभी अलग से पढ़ाएंगे। देखिए द्रविड़ शैली के जो मंदिर है प्राय इस प्रकार, इसमें छोटे छोटे देवी देवता रहते हैं। ये दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत। द्रविड़ शैली के जनक थे जनक, पल्लव शासक। लेकिन इसका जो विकास हुआ था, विकास वो चोलों के शासन का, चोलों के शासन काल इसका जो विकास हुआ। चोल शासक इन्हीं के सामंत थे, पल्लव के सामंत थे। जो आंध्र प्रदेश में मंदिर है, आंध्र प्रदेश में
वो बेसर शैली के हैं। ये द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिक्स है। बेसर शैली, मैं कभी सारे मंदिर लिखवाएंगे हम आपको कि भारत में कौन से, इतना याद रखिएगा साउथ में जितने भी मंदिर है सब द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली जब मैं चोल साम्राज्य पढ़ाऊंगा, जब साउथ पढ़ाऊंगा चोल, चेर, पांडे, तब मैं आपको द्रविड़ शैली की विधिवत चर्चा करूंगा उस समय, है ना। ये बात समझिए थोड़ा सा, यहाँ तक समझ में आए? कठिन है ये? बोलिए तो इसमें आगे बताएं, चलते लोग। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? इसी वंश में एक राजा था यशोवर्मन। यशो, ठीक, इसी वंश में एक राजा था यशोवर्मन, जिसके दरबार में भवभूति थे, जिनकी रचना थी मालती माधव। सबसे पहले भी नाम आया था। हाँ, मालती धर्म का भी नाम आता है मालती माधव, लेकिन इनकी दो रचनाएं और हैं। एक श्री राम चरित, ये कम बताते हैं, और एक श्री उत्तर राम चरित। लेकिन आपसे बस इतना याद रखिएगा, मालती माधव। यशोवर्मन ने क्या किया, कन्नौज का जो राजा था देवपाल, कन्नौज पर आक्रमण किया। कौन? यशोवर्मन, ठीक, सही है ना। उस समय कन्नौज का राजा कौन था? देवपाल। एक गुर्जर परिवार में इसका राजा था देवपाल राजा, है ना, ठीक है ना। जब आक्रमण किया कन्नौज पर, तो यहाँ श्री विष्णु जी की मूर्ति, प्रतिमा और मूर्ति या प्रतिमा, वो खजुराहो के मंदिर में स्थापित करो। स्थापित करो, ठीक है ना। इतना आना ही है ना। श्री विष्णु भगवान की एक मूर्ति खजुराहो के मंदिरों में स्थापित करवाया, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, इसके बारे में और इसी वंश में एक राजा था धंग। धंग भी राजा था। उसने खजुराहो के मंदिर में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। महादेव, यही मेल है, महादेव मंदिर का निर्माण खजुराहो। ये खजुराहो के मंदिर की जो मूर्तियां हैं, एक शिल्प कला का एक अद्वितीय उदाहरण है ना, एक अद्वितीय उदाहरण है। धंग एकमात्र ऐसा राजा था जिसने प्रयागराज में वट वृक्ष के नीचे संगम में जल समाधि ली अपनी जीवन लीला को। ऐसा माना जाता है कि इस वट वृक्ष के नीचे जो जल समाधि लेता था, ऐसी प्राचीन मान्यता थी सनातन धर्म में, तो सीधे उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी, वैकुंठ धाम चला जाता है। इसी में परिमा देव करके नाम आया है, वो मेन राजा था परिमा देव। इसी के सेनापति थे आल्हा उदय, इसी से परिमा देव यही एक थे उसके राजा। ये अंतिम शायद राजा था, ऐसा माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसको अंतिम राजा मानते हैं। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बुंदेलखंड का ये जो इनका राज्य था,
दिल्ली सल्तनत में मिला। मेरी बस इससे तो मत गया, वनडे के लिए इससे तो नहीं, इससे तो नहीं है। जहां तक राजपूत जाति का संबंध है, मैंने बताया राजपूत शब्द का अर्थ है राजा का पूत, राजा का पूत। राजस्थान शब्द का अर्थ है राजाओं के स्थान को राजस्थान। ठीक, जैसे राजधानी शब्द का अर्थ है जहां राजा निवास करता है। ठीक है ना? इसी जो राजस्थान है, ऐसा मान सबसे ज्यादा किले पाए जाते हैं, मैंने बताया किले पाए जाते हैं भारत में। चित्तौड़ का किला जो है, किला, इसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक, चित्तौड़ किला। इसी चित्तौड़ के किले पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। चित्तौड़ के किले को जीता, इसका नाम खिजराबाद है। इसके पुत्र का नाम था खिज्र खां, उसी के नाम पर। इस आक्रमण में अमीर खुसरो भी उसके साथ था और चित्तौड़ का राजा था रतन सिंह और उन्हीं की पत्नी का नाम था पद्मा वधु। बड़ी लंबी कहानी। भारत में राजस्थान जो है वो चांदी के लिए विख्यात है ना? चांदी सबसे ज्यादा राजस्थान में चित्तौड़ की जो बेल्ट है वहां काफी पाई जाती है, ऐसा माना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में चांदी के उत्पादन में ललितपुर है, ललितपुर, यूरेनियम भी ललितपुर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इधर पर कुछ है थोड़ी ना, सब आसान है। राजस्थान के आबू पर्वत वशिष्ठ मुनि ने एक यज्ञ किया। इस हवन कुंड से 4 राजपूत जातियों का जन्म। कौन कौन सी है? एक चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, 3 4। चौहान, चालुक्य, परमार तथा प्रतिहार। चौहान, चालुक्य, परमार तथा प्रतिहार। ये भारत में जितनी भी राजपूत जाति हैं सब इन्हीं के वंशज है। कोई दिक्कत? अब क्यों ये वशिष्ठ मुनि ने क्यों हवन किया? मलेच्छों का नाश करने के लिए। मलेच्छ मतलब तुर्कों का नाश करने के लिए। मैंने आपको कभी बताया था जो 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी राजपूत काल है, पूर्व मध्यकालीन इतिहास, पूर्व मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, पूर्व मध्यकालीन इतिहास कहते हैं।
800 से लेके 1200। ये है पूरा चंदेलों। बीच में है 40, लेकिन वो आपसे मतलब नहीं है, सिविल परीक्षा में चला जाए, है ना। आप इतना अगर देख लें तो समझ लें तो इसी में से आता है। अब कल जब हमारी क्लास होगी, अभी तो हम हैं, तो हम आपको बताएंगे तीसरी हम फिगर बनाते हैं उसके बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, है ना, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए भारत की 3 महान शक्तियां, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, आपस में लड़ी, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना। पुनः सुने, भारत में कन्नौज पर जब हर्षवर्धन का निधन हो गया तो कन्नौज का सूर्य अस्त हो गया। मैंने बताया जब हर्षवर्धन का निधन हुआ तो कन्नौज का सूर्य अस्त हो गया और हर्षवर्धन की कोई अपनी संतान नहीं थी। तो कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए भारत की 3 महान शक्तियां आपस में लड़ी, जिसे
त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। वह कौन कौन सी शक्ति थी? एक पाल वंश था बंगाल, कहां पे था? बंगाल। पाल वंश, पाल वंश की स्थापना गोपाल नामक व्यक्ति ने की। इनकी राजधानी मुंगेर, और ये बौद्ध धर्म के उपासक। वहीं दक्षिण भारत में एक राष्ट्रकूट वंश था। दक्षिण भारत में एक राष्ट्रकूट वंश था जिसकी स्थापना या जिसके संस्थापक दंती दुर्ग ने की, और इनकी राजधानी थी मान्यखेत। कौन सी राजधानी थी? मान्यखेत। और ये जैन धर्म के उपासक थे। जैन धर्म। जो तीसरी महान शक्ति थी वह थी गुर्जर प्रतिहार वंश। ये गुजरात से बिलोंग करते थे, और इसकी स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी, और इनकी राजधानी थी कन्नौज। अच्छा, कन्नौज पर सर्वाधिक समय गुर्जर प्रतिहारों का शासन। ये फिगर बना लीजिए जैसे हम बना रहे, ठीक है ना? ये आप फिगर बनाइए। कल हम इसी की चर्चा करेंगे। अलग अलग है, थोड़ा सा ब्रॉड है, ये बड़ा है ना?